कैसे हो? उम्मीद करता हूँ मस्त हो, स्वस्थ हो और अपने पढ़ाई में व्यस्त हो। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज आपको हिंदी का पूरा वन शॉट जिसको बोलते हैं, मतलब एक ही वीडियो में सारे हिंदी के प्रश्न उत्तर को कवर मतलब ख़त्म करने का प्रयास कर रहा हूँ और ख़त्म कर ही दूंगा। एक से लेकर के पूरे 12 तक मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि पूरे 12 पार्ट तक आपको पूरे 12 पार्ट तक जो है ख़त्म करने का प्रयास किया गया है इस वीडियो में। हाँ, पूरे एक से लेकर के 12 पार्ट तक मैंने आप पहले इसको सुन लो बाबू ध्यान से। मैं इस चैप्टर में आपको वो क्वेश्चन डाला हुआ हूँ जो परीक्षा की दृष्टि से है। संभवतः तो सारे क्वेश्चन को नहीं डाले हैं, जैसे 1, 2 ये 2 नंबर नहीं है, मतलब 3-4 क्वेश्चन प्रत्येक चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चन मैंने डाला हुआ है। और इसके पहले एक 2 वीडियो ये वाला आपको देखना ही पड़ेगा। इसके पहले हम संस्कृत में पत्र लेखन कैसे लिखें ना, ये 8 अंक का संस्कृत में पूछा जाएगा, तो ये वीडियो है, आप जा कर के देख लीजिएगा। और इसको भी देखना बहुत ज़रूरी है। संस्कृत में जो स्पेशल अनुवाद जो कहते हैं वो वाला इसमें मिलेगा आपको। और ये तीसरा जो वीडियो संस्कृत का पूरा किताब ख़त्म किए हुए हैं, उसको आप जा कर के रिवाइज कर लीजिएगा। उसमें क्या है कि जितने भी हिंदी के प्रश्न उत्तर होंगे वो बन जाएंगे और ऑब्जेक्टिव भी उसी से बनेगा। ठीक है, जा कर के आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, नहीं देखे हैं तो देख लिए हो तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम हिंदी के कुछ प्रश्न उत्तर जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन आपको ये पूछा जाएगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक है कौन? भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर से जो ऑब्जेक्टिव पूछा गया है तो इनका जन्म तिथि, इनका जन्म पूछा गया है। फिर ये पूछा गया है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो ये दलित परिवार के थे, बाबा साहब दलित परिवार के थे। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 2। अब कहिएगा कि 1 काहे नहीं है, 2 क्यों है? तो बाबू परीक्षा की दृष्टि से है क्वेश्चन ना, सारे क्वेश्चन को हम नहीं लिख रहे हैं। और दूसरा ऑब्जेक्टिव जो पूछा गया था भीमराव अंबेडकर से, वो पूछा गया था कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है। मतलब श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो भीमराव अंबेडकर। यहाँ से आपका उत्तर बन गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। हाँ, तो पहला क्वेश्चन है, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। जातिवाद के उसके पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तो इसका उत्तर है, इसका उत्तर क्या होगा? आप अगर अपने किताब में, अपने नोटबुक में अगर आप जो है इसको ये क्वेश्चन का उत्तर लिखे हुए हो तो आप उसी को याद कीजिएगा। ठीक है, बस मेरा प्रश्न ले लीजिए। जातिवाद के पोषक का कहना है कि कर्म के अनुसार जाति का विभाजन हुआ है। जाति का जो विभाजन हुआ है, कर्म के अनुसार जाति का विभाजन हुआ है। इस विभाजन से लोगों में वंशागत व्यवसाय में निपुणता आती है, अर्थात कार्य कुशलता में वृद्धि होती है। कार्य कुशलता में वृद्धि होती है। देखिएगा, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। पहले के जमाने के लोग, जो धोबी है तो उसका लड़का धोबी बनेगा, जो किसान है उसका लड़का किसान बनेगा, जो कुम्हार है वो कुम्हार का ही काम करेगा। तो ये वंशागत जो है चलता था। जातिवाद जब हुआ तो इसमें अब ये कहा जा रहा है कि उसमें क्या होता था, जो व्यवसाय जो करेगा, जो बढ़ाई है वो बढ़ाई काम करेगा, जो लोहार है वो लोहार का काम करेगा ना, लोहे का। ठीक है, तो प्रश्न है में है तो आप है में लिखिएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा, जातिवाद के पोषक का कहना है कि कर्म के अनुसार जाति का विभाजन हुआ था। इस विभाजन से लोगों में वंशानुगत, इसको लिखिएगा, चाहे वंशागत लिखिएगा, व्यवसाय में निपुणता आती है, अर्थात कार्य कुशलता में वृद्धि होती है। जो जिस काम में अच्छा करेगा उसमें थोड़ा सा परफॉर्मेंस बन ही जाता है। अब एक लोहार है, रोज जो है लोहा पीटता है, उसमें एक सुनार है, तो जो जिसका काम है वो उसके लिए बहुत ही आसान होता है। अगला क्वेश्चन है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। ये क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि जाति प्रथा जो है भारत में बेरोजगारी का कारण है। बताइए कैसे बनी हुई है। देखिएगा, जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे से बांध देती है। आपको पता होना चाहिए कि जाति प्रथा, हम अब अगले क्वेश्चन में बताएं कि जाति प्रथा का मतलब क्या होता है कि जिस जात से हैं आप और आपके जाति में जो काम है वही आप काम करेंगे। धोबी हैं तो आप कपड़ा धोएंगे, ठीक है, आप लोहार हैं तो लोहा पीटेंगे, सोनार है तो सोना का जो है गहना वगैरह सब कुछ बनाएंगे आप। ठीक है, कुम्हार है तो आप चक्की जो है बर्तन, मिट्टी का जो बर्तन होता है वो बनाएंगे। तो इस तरह के जो पेशे होते हैं वो आएगा। जो किसान का लड़का है किसान बनेगा, राजा का जो लड़का है राजा बनेगा। तो ये होता था। ठीक है ना, तो जो जाति प्रथा है तो मनुष्य को जीवन भर के लिए
मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे से बांध देती थी। उसे कोई अन्य पेशा चुनने की अनुमति नहीं दी जाती थी ना, भले वह इसे पेशे में परंपरागत हो। मतलब क्या हुआ कि उसको अधिकार नहीं था कि तुम ये काम करो, भले उसको उसमें काम में मन लगे न लगे, उसको जो है वो काम आए न आए, भले ही उसे वहाँ पेशे में जो है परंपरागत हो या न हो, मतलब उसमें परिपूर्ण हो या न हो, जाति प्रथा के कारण मनुष्य को कोई विशेष कार्य करना पड़ता है, चाहे उसमें उसका दिल लगे या न लगे। ठीक है, आगे चलकर वह व्यक्ति कार्य को छोड़ देता है, जिसके कारण भूखमरी और बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होती है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए कि आपको जो काम है उस काम में आपका मन नहीं लगता है, आपको डॉक्टर बनना है और आपके पिताजी किसान हैं, तो कहीं ना कहीं अगर आपको जबरदस्ती किसान बना दिया गया तो आप उस लेवल से काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप डॉक्टरी में जाते हैं तो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। लेकिन जाति प्रथा जो है अपने भारतवर्ष में बहुत पहले की बात है, और ये भीमराव अंबेडकर दबी सताए हुए की तरह जो है उजागर किए, और इन्होंने बहुत कष्ट झेला। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। लेखक आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानता है और क्यों मानता है? जो लेखक हैं अंबेडकर साहब, वो क्या कहते हैं कि उद्योग में गरीब और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या क्या मानते हैं? तो देखिएगा, लेखक आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानता है। किसको मानता है? तो जाति प्रथा को मानता है। क्यों मानता है जाति प्रथा को? ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस प्रथा में व्यक्ति की रुचि तथा क्षमता की उपेक्षा की जाती है। व्यक्ति अपनी इच्छा से कोई दूसरा पेशा नहीं अपना सकता है। इस जाति प्रथा में क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति अपने इच्छा के अनुसार अपने पेशा को नहीं ले सकता है, जिसके फलस्वरूप अरुचि तथा व्यवस्था पूर्वक कार्य करने से कार्य क्षमता घट जाती है, जो मानव को निष्क्रिय बना देता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जिस काम में आपको मन नहीं लगता है उसी काम में आपको लगाया जाएगा। ये जाति प्रथा का नियम हो गया। ठीक है, चलिए अगला चैप्टर है 20 के दांत, नलिनी बिलोचन शर्मा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 20 के दांत के लेखक कौन है, और आपके 2023 में फर्स्ट सीट में क्वेश्चन पूछा गया था कि 20 के दांत शीर्षक पाठ की 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? तो आप याद रखिएगा कि आपको तो पता ही होगा कि 20 के दांत से लिया गया। 20 के दांत शीर्षक की बात की जाएगी तो 20 के दांत की कहानियों का ही वर्णन हुआ, तो ऑप्शन के अनुसार आपको मानना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, खोखा किन मामलों में अपवाद था? तो ये कहानी तब है जब सेन साहब का एक बेटा होता है, जब 5 लड़कियों के बाद, 5 लड़की माने लड़की के बाद ये जो लड़का होता है छोटा होता है, घर परिवार में सबसे छोटा होता है। कोई भी काम जब एक छोटा बच्चा असीम अंतिम समय में प्राप्त होता है तो माँ का लाड प्यार थोड़ा बढ़ ही जाता है। तो वही हुआ था खोखा के सामने। खोखा कोई भी काम, अपने दीदी को मार देना या फिर किसी से झगड़ा कर लेना, किसी को उल्टा पुल्टा कुछ भी कर देना, इस तरह का काम था, उथल पुथल करना। सेन साहब के 5 पुत्रियां थी। आप कमेंट में बताइएगा 5 पुत्रियों का नाम। ठीक है, चलिए सेन साहब की जो 5 पुत्री थी, ये 6वां जो पुत्र था उसका नाम खोखा था। ठीक है, और ये तब पैदा हुआ जब वो लोग बुढ़ापे की तरफ मोड़ चुके थे। ठीक है, अब आशा नहीं थी कि अब लड़का होगा। 5 पुत्रियां थी। पुत्र की प्राप्ति तब हुआ जब संतान की कोई उम्मीद बाकी नहीं रह गई थी। अर्थात पुत्र की प्राप्ति तब हुआ जब पति पत्नी दोनों बुढ़ापे के अंतिम पड़ाव में पहुंच चुके थे। मतलब इनका जन्म तब हुआ जब माता पिता ना बहुत जो है बूढ़े हो चुके थे। इसी बीच खोखा जीवन के नियमों के उत्पाद के साथ साथ घर के नियमों के मामले में भी अपवाद था। मतलब क्या हुआ कि अपवाद है क्योंकि एक तो लेट से जन्म लेने के बाद घर का काम काज उल्टा पुल्टा ये सब काम ये करता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहता है? मदन और ड्राइवर के बीच क्या घटना घटा है? तो मदन जो है गिरधर का बेटा होता है। ऐसा मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के द्वारा कहानीकार बताना चाहता है कि बड़े लोग सामाजिक मत भेदभाव के माध्यम से अपना वर्चस्व मदन वहीं के यहाँ काम कर रहे वर्चस्व जमाते हैं, और मदन जो है वहीं के यहाँ काम कर रहे किरानी के पुत्र थे, और ड्राइवर भी उन्हीं के यहाँ एक नौकर है। मदन ड्राइवर को निम्न दृष्टि से देखता है। मतलब उल्टा पुल्टा कुछ भी हो, जैसे भी हो ना, दोनों आदमी काम करते हैं लेकिन उतना ये नहीं कर पाता है ये मदन। चलो थोड़ा सा ये भी बढ़िया ही था,
खोखा के लायक। चलिए, दांत तोड़ देता है बेचारा। आपकी दृष्टि में कहानी का नायक कौन है? देखिए, आपकी दृष्टि जब भी क्वेश्चन कहा जाए तो ये जरूरी नहीं है कि आपकी दृष्टि में कासू होगा, आपके दृष्टि में मदन भी हो सकता है। ठीक है, तो वो आपके माने आपके दृष्टि में जो लगे। प्रश्न का उत्तर ये नहीं कह रहा है कि आप क्या उत्तर दोगे। भाई, आप फिल्म देखे हो, आप जिसको हीरो मानो, आखिर हीरो का रोल तो है, लेकिन उसमें देखा जाता है कौन हीरो का रोल, एक्शन, या फिर किसका मैन रोल है। तो कविता की दृष्टि में आपको अगर मदन की कहानी अच्छा लगता है तो आप मदन को लिख सकते हो। ठीक है, हमारी दृष्टि में कहानी का नायक सेन साहब का पुत्र कासू है, यानी कि खोखा है। और हमको क्यों लगता है उसके बारे में लिखिए। क्योंकि उसी के कारण 5 से बहनें अपेक्षित हुई, माने उसके कारण जो है 5 जो बहनें थी। अपेक्षित का मतलब ये होता है कि उसकी कुछ लालसाएं जगी ना। चलिए आगे देखते हैं। उसी के कारण मदन बार बार मार खाता। अब ये थोड़ा सा ये हो जाता है कि जो मदन जो है क्यों मार खाता है, तो खोखा के चलते मार खाता है, क्योंकि वो बेचारा अपवाद था। अपवाद का मतलब ये होता है बहुत लेट से जन्मा। ठीक है, और बहुत भोला, और जैसे नहीं कहते हैं कि प्यार लाड दुलार से बिगाड़ना, उस तरह से ये बच्चों को बिगाड़ा गया था। मतलब आगे देखिएगा, बार बार मारता था, झगड़ा वगड़ा करता था, तथा पिता की महत्वाकांक्षा तथा सफेदी पोशी का पोल खुलता है। कहने का मतलब यह है कि पिताजी भी अपने पुत्र का ही पक्ष लेते हैं। सेन साहब भी खोखा के गलतियों को नज़रअंदाज करते हैं, और खोखा के कारण ही मदन की पिटाई होती है तथा गिरधर की नौकरी छूट जाती है। और इस रोल में ये होता है कि सेन साहब गिरधर को बुलाते हैं और बोलते हैं कि लड़का को ये वो जो भी बोलना है बोल देते हैं, और उसके बाद से गिरधर जो है नौकरी छोड़ करके चला जाता है, यानी कि नौकरी से निकाल देते हैं। चलिए आगे जो हम लोग पढ़ेंगे भारत से हम, शिक्षा संस्कृति भारत की नीति। जी ये सही है। मैक्स मूलर तू भारत जाके सीखो, ये गाना था जो हमको याद नहीं आ रहा है, लेकिन याद आएगा तो हम आपको सुना देंगे। शिक्षा संस्कृति भारत की नीति, मैक्स मूलर तू भारत जाके सीखा हो। ठीक है ना, शिक्षा संस्कृति भारत की नीति, मैक्स मूलर तू भारत जाके सीखा हो। शिक्षा संस्कृति के लेखक महात्मा गांधी हैं ना। मैक्स मूलर कौन है, तो भारत से हम क्या सीखे के लेखक है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है इसमें का। दूसरा क्वेश्चन होगा आपका किताब का, लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है। देखिएगा, मैक्स मूलर क्या कहते हैं। मैक्स मूलर जब भारत आए थे तो वो क्या बोले थे, वो बोले थे कि अगर सच्चे भारत का दर्शन करना है, अगर सच्चे भारत का दर्शन करना है, लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन गांव की दृष्टि, अरे यार यहाँ गलती लिख दिए हैं, ये वाला मत लिखिएगा। लिखिएगा, लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन गांव में हो सकता है। कहाँ हो सकता है, तो गांव में हो सकता है। क्यों हो सकता है, तो देखिएगा ध्यान से, क्योंकि गांव में ही भारत की आत्मा निवास करती है, जहां कलकत्ता, मुंबई, मद्रास आदि जैसी बनावटी चमक दमक नहीं मिलती है। आप गांव में जाइएगा ना तो प्योर शुद्ध शाकाहारी जिसको बोलते हो ना भोजन, वही आपको मिलता है, और प्योर शुद्ध वातावरण भी मिलता है। ठीक है, और ये जो चमक दमक होती है प्राकृतिक सौंदर्य वाली होती है गांव में। ठीक है, बनावटी नहीं होती है, बल्कि वहाँ जीवन की सादगी, त्याग, प्रेम तथा आपसी सहयोग देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, लेखक ने वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का हवाला करते हुए क्या कहा है। ये कहानी तब की है जब जब अंग्रेजों का जमाना था। ठीक है, उस समय भारत का गवर्नर हुआ करता था वारेन हेस्टिंग्स, और ईस्ट इंडिया कंपनी को इसने भेजा था। 172 दानी सोने इसको मिले थे, और 172 दानी सोने मिलने के बाद इसको लगा कि हम अपना नाम कमाए, अपने देश भेज दें, राजा वहाँ परफॉर्मेंस में अपना नाम गिनेगा ना। ईमानदारी दिखाया, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेखक ने वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना को बताया है कि जब हेस्टिंग्स का था जी भारत का गवर्नर था। ये इसको याद रखेगा कि जब हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर था तब उसे 172 दानी सोने के सिक्के से भरा हुआ घड़ा मिला था। मतलब उनको जो है 172 दानी से मतलब होता है कि 172 को सिक्के एक घड़ा में उसको मिला। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितना मिला था, तो 172, इसको याद रखिए, काउंट। एक घड़ा मिला ना। अपना नाम कमाने के लिए उसने क्या किया कि अपना नाम कमाने के लिए उसको घड़ा को कहाँ भेज दिया, तो उस घड़ा को इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी को भेज दिया। ठीक है, वहाँ इस धातु का महत्व नहीं समझा गया, वहाँ इस धातु का कोई महत्व नहीं समझा गया। जब वारेन हेस्टिंग्स जो है इंग्लैंड पहुँचता है तो देखता है कि सभी सिक्के गल करके नष्ट हो गए हैं, गला करके नष्ट कर दिया गया है। इसलिए इसे ही हेस्टिंग्स से संबंधित दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना का हवाला दिया, ताकि ऐसी फिर जो है दुर्घटना ना हो पाए। मतलब क्वेश्चन सिंपल सी बात है, वही जो सिक्का वाली घटना है उसको लिख दीजिएगा, उसका उत्तर निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है,
धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है, धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है उसके बारे में आपको बताना है। देखिए, धर्मों की दृष्टि से जब भी पूछा जाएगा तो बहुत बड़ा यहाँ धर्मों की बात पर चलते रहता है। तो धर्म की दृष्टि से देखिए, धर्म की दृष्टि से भारत का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि यहीं से नए नए धर्म का जन्म होता है। देखिए, भारत धर्म प्रधान देश है और धर्म निरपेक्ष भी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ आप बजरंगबली को मानिए, गणेश जी को मानिए, आप अपने ईश्वर जो जिसको मानना है, जो जिसको देवता मान ले, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आप मान सकते हो। ठीक है, चलिए, यहाँ कोई भी धर्म अपना सकते हो, ये झोल झाल नहीं है, क्योंकि यहीं यहीं से नए नए धर्म का जन्म होता है तथा सभी धर्म के लोग यहाँ रहते हैं। और ये बात सही है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, तो सारे धर्म के लोग भारत में निवास करते हैं तथा सभी धर्म के लोग यहाँ रहते हैं। भारत के धर्म के वास्तविक उद्भव, उसके प्राकृतिक विकास तथा उसके अपरिहार्य क्षीणमाण रूप का प्रत्यक्ष परिचय मिल सकता है ना। भारत वैदिक बौद्ध पारसियों आदि धर्म की भूमि है। देखो, ये भारत जो है, भारत वैदिक बौद्ध की भूमि है, पारसियों की भूमि है और धर्मों की भूमि है। आज भी यहाँ नए जो है मतांतर प्रकट होते रहते हैं, विकसित होते रहते हैं, जादू टोना साधु बाबा। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारत किस तरह से अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है। देखिएगा कैसे जोड़ता है, इसमें थोड़ा सा लिखे हुए हैं। भारत में आप अपने आप को सर्वत्र अत्यंत प्राचीन और सुदूर भविष्य के बीच खड़ा हो पाएंगे। देखिए, कह रहा है कि जब भी आप भारत में आइएगा तो आपको लगेगा कि हम जो है कहाँ खड़े हैं, बहुत पुराने जगह और भविष्य के बीच, पुराने और भविष्य के बीच खड़े हैं। वहाँ आपको देखिएगा अब क्या आगे क्या लिखा है, वहाँ आपको ऐसे शुभ अवसर मिलेंगे जो किसी पुरातन विश्व में ही सुलभ हो सकते हैं। आपको ऐसे ऐसे यहाँ सिस्टम मिलेगा जो पुरातन विश्व में ही क्या हो सकता है, सुलभ हो सकता है। आप आज के किसी समस्या को ले लीजिए, आज की कोई भी समस्या ले लीजिए, आप आज की कोई भी समस्या ले लीजिए, चाहे संसद की बात हो, कानून बनाने की बात हो या फिर सीखने की बात हो, ठीक है, कोई भी बात हो क्यों ना हो, भारत के रूप में आपको ऐसी प्रयोगशाला मिलेंगे जैसे विश्व में कहीं नहीं मिल सकती है। इस प्रकार भारत करती है, लेकिन यहाँ की जो बात है कुछ अलग है। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, मैक्स मुलर ने संस्कृत की कौन कौन सी विशेषताएं और महत्व बतला है। जब मैक्स मुलर आया था भारत में तो संस्कृत की कुछ विशेषता भी वो बतला करके गया। क्वेश्चन कहता है, आंसर देखिए, मैक्स मुलर ने संस्कृत की विशेषता और महत्व इस प्रकार बताएं। सबसे पहले संस्कृत की विशेषता यह है कि ग्रीक भाषा से भी पुराना भाषा है। संस्कृत जो है भाषा की जननी कही जाती है और ग्रीक भाषा से भी यह क्या है, पुरानी है। इसमें प्राचीन तत्व भली भांति सुरक्षित हैं। ये जो जितने भी मिठास है सब संस्कृत में है। संस्कृत गाथिक एग्लो सेक्शन जैसे ट्यूटानिक भाषा ये सब आता है। ठीक है, इसको नहीं लिखिएगा। चलिए, अगला है क्वेश्चन, नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी। यहाँ से भी 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म पूछा हुआ है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है, कब हुआ था, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म पूछा हुआ है 2023 में। अगला क्वेश्चन भी पूछा हुआ था कि नाखून का बढ़ना मनुष्य के किस प्रवृत्ति का परिणाम है, तो पशु वृत्ति का। मनुष्य पहले पशु था। ठीक है, महिषी माने भैंस। चलिए, कोई बात नहीं, महिषी गर्दभा हो कि महिषी, नहीं, चलो ठीक। अगला देखो, नाखून क्यों बढ़ता है भाई, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे आता है। बाबू, जब भी छोटे बच्चे होते हैं आपको कुछ भी पूछ सकते हैं, तो लेखक के सामने क्वेश्चन कुछ ऐसा ही समय पे आता है जो कि हम आपको पढ़ के बता रहे हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के सामने तब उपस्थित होता है जब उसकी बेटी, छोटी बेटी पूछती है, मानव के नाखून क्यों बढ़ते हैं पिताश्री, तब जाकर के ये क्या हुआ, क्वेश्चन ऊपर आया। अगला क्वेश्चन है कि लेखक द्वारा नाखून को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत है। तो लेखक द्वारा नाखून को अस्त्र के रूप में कहाँ तक संभव है, कुछ इस प्रकार है। लाखों वर्ष पहले मनुष्य जंगली जानवर था, मतलब जंगली था। ठीक है, अर्थात वनमानुष था। उस समय उसके नाखून ही जरूर उस समय जो है, उस समय की बात है, तो उनकी नाखून की अत्यंत जरूरी थी, आवश्यकता थी। उसकी जीवन की रक्षा के लिए नाखून बहुत जरूरी थी। असल में उसके अस्त्र थे, मतलब नाखून जो थे ना वो अस्त्र थे। आजकल लड़की जो है इस अस्त्र को संभाल कर रखी हुई है। ठीक है,
आजकल की जो लड़कियां हैं इस अस्त्र को संभाल करके रखी हुई है। आप कहोगे कैसे, तो सुनो ध्यान से। कभी विश्वास ना हो तो एक हाथ को देख लेना, बड़ी बड़ी नाखून आपको, बड़ी बड़ी आंखों वाली सीते नहीं, बड़ी बड़ी नख वाली आपको सीते दिखाई देगी। ठीक है, चलिए। लड़ाई झगड़े तथा प्रतिद्वंदियों को पछाड़ने के लिए नाखून का प्रयोग अस्त्र के रूप में करता था। किसी से लड़ाई करने के लिए, कुछ मारने के लिए, कुछ खाने के लिए, अर्थात आदिकाल तक नाखून को अस्त्र के रूप में देखना संगत है। ठीक है। मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है? अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है। इसका आंसर है बाबू, मनुष्य बार बार नाखून इसलिए काटता है क्योंकि आपको पता है, क्योंकि आप जानते हैं ना, हम जानते हैं कि मनुष्य भी एक पशु है। पशु होते हुए भी यह सबसे बुद्धिमान पशु है। मनुष्य तो पशु है, आप भी पशु हो, लेकिन आप सबसे बुद्धिमान पशु हो। कैसे रहना है, कैसे क्या करना है, ये सब सबसे सर्वश्रेष्ठ आपके पास बुद्धि है। और उसके जो नाखून है वह पशुता की निशानी है। जो नाखून है वो पशुता की निशानी है, जो आजकल की महिलाएं अभी निशानी बचा के रखी हुई है, और रखना भी चाहिए। और इस पशुता के निशानी को छुपाने के लिए मनुष्य नाखून को बार बार काटता है। खास करके महिला लोग नहीं, पुरुष लोग काट लेता है। अगला क्वेश्चन है कि नख बढ़ना और उन्हें काटना कैसे मनुष्य की सहजात वृत्तियां हैं। देखिएगा, नाखून का बढ़ना और बाल का कटना, ये सब जो है सहजात वृत्तियां के अंतर्गत आती हैं, जो कि भगवान द्वारा दिया गया है। सहजात वृत्तियां अनजान स्मृतियों को ही कहते हैं, जैसे नाखून का बढ़ना, केस का बढ़ना और दांत का दोबारा जमना, पलके झपकना। ये जो नेचुरल काम है, और ये नेचुरल काम को ही सहजात वृत्तियां के अंतर्गत रखा गया है। जैसे नाखून का बढ़ जाना, केस ऑटोमेटिक बढ़वे करेगा, आपका दांत दोबारा जमेगा, टूटेगा। उसके बाद आप एक लाइन में समझे कि सहजात वृत्तियां क्या होती है। तो सहजात वृत्तियां का मतलब होता है कि नाखून का बढ़ना, केस का बढ़ना ना, दांत का टूटना और फिर दोबारा जमना, बचपन में ही, बुढ़ौती में टूटी हो, पलक झपकना। चलिए अगला आगे लिखिएगा, मनुष्य के अंदर भी नख बढ़ना यानी कि नाखून का बढ़ना लेने की जो सहजात वृत्ति है वही उसके पशुता का परिणाम है। और ये जो नाखून बढ़ता है ना, ये याद दिलाता है कि आप पशु हैं, पशु हैं, पशु हैं। ठीक है। और उन्हें जो काटने की जो प्रवृत्ति है वह उसकी मनुष्यता की निशानी है। और आप काट काट के आप सोचते हैं कि आप मनुष्य बन गए हैं, और वो कहता है नहीं, आप पशु हैं, पशु हैं। ठीक है। और यद्यपि पशुत्व के चिन्ह उसके भीतर रह चुके हैं, पर वह पशुत्व को छोड़ चुका है। मनुष्य, आज की जो मनुष्य है, पशुत्व को छोड़ चुका है। वह पशु होकर आगे नहीं बढ़ सकता है ना, इसलिए उसको छुपाता है। और नाखून बढ़ना और उन्हें काटना ये मानव की सहजात वृत्तियां हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें का इतना ही इस पार्ट से। अगले 5 पार्ट में आइएगा, नागरिक लिपि गुणाकर मूल्य। ठीक है। अगला पार्ट का नाम है गुणाकर मूल्य। गुणाकर मूल्य से भी क्वेश्चन पूछा गया है 2023 में, आप जा करके मिलाइएगा। ठीक है। 22 मिनट हो गए यार, 5 पार्ट में 22 मिनट हो गए। समय ज़्यादा हो रहा है भैया, किसी काम से। अरे भैया जानते हो, चलो देखो क्या करा जाए। अब क्वेश्चन को नहीं देखा जाएगा चूँकि समय बहुत ज़्यादा हो रहा है। और बच्चों ध्यान रखना, अपने भाषा का प्रयोग मैं करते रहता हूँ, उसकी चिंता आपको नहीं करना है। आपको अपने सिलेबस से मतलब रखना है। जो अच्छी है उसको लीजिए, जो खराब बात है उसको नहीं लेना है। सत्य पे चलिए, असत्य को छोड़िए। चलिए देखिए, हाँ, नागरी लिपि गुणाकर मूल्य। पहला क्वेश्चन बनेगा कि नागरी लिपि के लेखक कौन है, तो आप बोलिएगा गुणाकर मूल्य जी हैं। ठीक है। क्वेश्चन है कि देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई है। देखिए, देवनागरी लिपि की अक्षरों में स्थिरता तब से आई है जब से लगा कि ये बात हमको समझ में आ जाएगी। मतलब क्या हुआ कि अगर आपको 1 2 नहीं आता है, अगर 1 2 नहीं आता है तो उसको सीखिए। अब इसमें चलिए छोड़िए, डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि देवनागरी लिपि में अक्षरों में स्थिरता कैसे आई है। देखिएगा, यह पुस्तक जिस लिपि में छपी हुई है उसी को देवनागरी लिपि कहते हैं। 2 सदी पहले इस लिपि के टाइप बने और इसमें पुस्तक छपने लगी। ठीक है, पुस्तक छपने लगी। इसी प्रकार भाषा में स्थिरता आ गई और सभी लोग इसको पढ़ने लगे, सभी लोग इसको समझने लगे, तो इसको यहीं रख दिया गया और इस तरह से जो है भाषा में परिवर्तन आ गया और हमने क्या किया, लिपि को अपने देवनागरी लिपि को स्वीकार कर लिया। अगला क्वेश्चन है कि देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है। तो देवनागरी लिपि में याद रखिएगा कौन कौन सी भाषा लिखी जाती है। नेपाली लिखी जाती है, मराठी, तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ आदि भाषा लिखी जाती है। ब्राह्मी देखिएगा,
और सिद्धम लिपि की तुलना नागरी लिपि के मुख्य पहचान क्या है? गुप्त काल की ब्राह्मी लिपि जो थी और तथा बाद की जो सिद्धम लिपि बनी, अक्षर के सिरों पर छोटी अड़ी लकीरें, मतलब क्या होता था, छोटी अड़ी लकीरें, रेप हो गया, चंद्र बिंदु हो गया, त्रिभुजकार हो गया ना, कोई लकीर खींच दी जैसे, ठीक है, तो ये वाला था। कोई तिकिन हो गया कहीं, जो है त्रिभुज के टाइप का किसी ऊपर था, ऐसे त्रिभुज का था तो कुछ बुझा नहीं रहा था। लेकिन नागरी लिपि की मुख्य पहचान यह है कि इसके अक्षर सिरों पर पूरी लकीर बनाती हैं। और इसका फायदा ये है कि देवनागरी का ऐसे बनाएगा, फिर ऐसे बनाएगा, फिर ऐसे बनाएगा तो ऐसे बनाएगा, ऐसे बनाएगा तो ऐसे बनाएगा। लेकिन उस समय की जो ब्राह्मी लिपि थी तो ऐसे त्रिभुज इस सब बनाता था, ठीक है। सिरों पर पूरी लकीरें बन जाती है ये सिरे रेखाएं उतनी ही लंबी रहती है जितनी कि उसकी अक्षरों की चौड़ाई हो। माने कहने का मतलब है कि ये जो देवनागरी लिपि है कि आप माने क लिखिएगा तो क जितना इधर छेप उतना ही उसके अनुसार ये बनता है, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नागरी को देवनागरी क्यों कहते हैं? नागरी को देवनागरी क्यों कहते हैं? देखिए, नागरी शब्द को देवनागरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस संबंध में विद्वानों का अलग अलग मत है। कुछ विद्वानों का कहना है कि काशी को देवनागरी कहा जाता है और सर्वप्रथम यह लिपि यहीं से प्रयोग किया गया होगा, इसलिए इसका नाम क्या है? देवनागरी पड़ा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। नागरी लिपि कब एक सर्वदेशिक लिपि बन गई? तो लेखक का कहना है कि 8वीं से 11वीं सदी के बीच यानी कि मध्य में नागरी लिपि पूरे देश में पर्याप्त थी, सब प्रचलित थी। और उस समय यह जो है लिपि क्या बन गई? सर्वदेशिक लिपि बन गई, जब सभी लोग जान गए, सभी लोग बोलने लगे। आगे है क्वेश्चन, गुर्जर प्रतिहार कौन थे? गुर्जर प्रतिहार बाहर से आए थे ना जी, बाहर से भारत आए थे और ईसा की 8वीं सदी के पूर्व इन्होंने अवंती प्रदेश पर अपना अधिकार जमाने के बाद उन्होंने कनौज पर अधिकार किया और मिहिर भोज, महेंद्रपाल आदि प्रसिद्ध प्रतिहार शासक हुए थे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है बहादुर, अमरकांत बहादुर, भैंस वाली कहानी, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन पढ़ना है कि बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया। देखिए, बहादुर अपने घर से इसलिए भागता है मेरे प्यारे बच्चों, बहादुर अपने घर से इसलिए भागता है क्योंकि उसकी माई मार दी थी। काहेला? वो भैंसिया से प्यार करते थे और हम क्लास में भैंस बोल देते हैं, थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो देखो, उसकी माँ जो थी, बहादुर की माँ, वो भैंस से प्यार करती थी। भैंस, देखो क्या होता है। बहादुर नेपाल का रहने वाला था। क्वेश्चन पूछा गया है कि बहादुर नेपाली कैसा था जी, कहाँ का रहने वाला था? तो नेपाल का था। देखिएगा, वह जो भी काम करता था माँ की इच्छा के प्रतिकूल करता था। अनुकूल नहीं, प्रतिकूल। अनुकूल मतलब होता है कि जो माँ कहेगी वो करता, ना, ये जो माँ कहती थी वो नहीं करता था, ठीक है। ये माँ का लाडला है, ठीक है। और तुम लोग पापा के कौची हो भाई? परी, अच्छा ठीक है। जिस भैंस से उसकी माँ बहुत प्रेम करती थी, आहो भैंस, हाँ, जिस भैंस से उनकी जो माँ थी ना बहुत प्रेम करती थी, उसी से वह घृणा करता था। मतलब क्या हुआ कि माँ भैंस से प्रेम करती थी और ये जो लड़का था वो घृणा करता था। एक दिन भैंस को चराते समय भैंस को खूब पीटा, एकदम खूब मारा ना, खूब मारा। अब भैंस पिटाई। अब भैंस पिटाने के बाद भैंस पिटाई और जैसे पिटाई बेचारी, थोड़ा सा तो रुआई आएगा ना जी, हाँ। तो भैंस को खूब मारा। अब भैंस भागते भागते कहाँ चल गई? तो भैंस जो है भागते भागते माँ के पास चली गई। और जब माँ देखी भैंस को तो माँ समझ गई कि लगता है लौंडे ने आज इसको खूब पीटा है ना। माँ ने समझ गया कि भैंस को बहादुर ने बहुत मारा है। उसकी माँ ने बहादुर की बेरहमी से पिटाई कर दी और उसको पता है कि लगता है लौंडे ने फिर आज भैंस को मारा है। और इतना ही सुनते ही माँ ने क्या किया कि माँ ने जो है बहादुर को बढ़िया से डंडा से पीट दिया। माँ की मार से बहादुर दुखी होकर के घर छोड़कर भाग गया। इतना ना दुख हो गया इसको पिटैला का कि बेचारा घर छोड़ करके कहाँ चला गया, भाग गया ना। बहादुर के नाम से दिल शब्द क्यों उड़ा दिया गया? ये कहानी उन दोनों की हो मेरे दोस्त, जब बहादुर का नाम दिल बहादुर पड़ा होगा, ठीक है। लेखक ने बहादुर का नाम पूछा तो मीठी स्वर में अपना नाम दिल बहादुर बताया। लेखक सुनकर प्रसन्न हो गया और उसके आदर्श जीवन जीने की शिक्षा देने लगे, ठीक है। कि नौकर को ऐसे रहना चाहिए, नौकर को कैसे घर पे रहना चाहिए,
नौकर को क्या करना चाहिए। इसे अपना ही घर समझो। कहते हैं कि देखो बाबू, ये तुम्हारा ही घर है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, ये तुम्हारा ही घर है, तुम अपना घर समझो। लेकिन लेखक की पत्नी बहुत ही उदार स्वभाव की थी। बहादुर का दिल जीतने के लिए बहादुर के नाम से उसने दिल शब्द को हटा दिया। उसने अपना बेटा, अपना जो भी लाल मानना है, जो भी कहिए ना, इतना प्रेम स्नेह करती थी कि उसने बहादुर 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 बुलाती थी, दिल बहादुर नहीं बुलाती थी। और इस तरह से जो है बेचारा बहादुर का दिल उड़ गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बहादुर के चले जाने के बाद सबको पछतावा क्यों होता था। तो बहादुर के चले जाने के बाद सबको पछतावा इसलिए होता था, बहादुर रहता था तो सब काम एक शब्द पे कर देता था। साइकिल पोंछना, खाना देना ना, सारा काम करता था। बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा इसलिए होता है क्योंकि उसके उसके रहते दिन मजे में कटता था। बहादुर परिश्रमी और नेक था, स्वामी भक्त था ना, स्वामी भक्त नौकर था। ऐसा नौकर किसी को भाग्य से ही मिलता है। उसने न तो अपना वेतन मांगा और ना ही अपना सामान ले गया। उसके स्वाभिमान और त्याग के कारण सबको पछतावा हो रहा था। निर्मला को बहादुर के चले जाने पर किस बात का अफसोस होता है बेचारा। देखिएगा, बहादुर के चले जाने पर इस बात का अफसोस होता है कि अगर 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 वो रुक जाता ना, उसे कुछ ना कुछ हम दे करके उसको क्या करते, भेजते ना। वह उसे कुछ ना कर सकी, वो चला गया, वो कुछ ना कर सकी। वो रहता तो उसको कुछ देते, पैसा वैसा देते ना जी। उसकी जो है आकांक्षाएं जो है अधूरी रह गई। उसकी क्या इच्छा थी, सुनिए। उसकी इच्छा थी कि जब वह घर जाएगा तो मैं उसे सजा धजा कर भेजूंगी, एकदम टाई बेल्ट लगा दीजिएगा ना। उसको भेजती, उसका वेतन दे देती, उसके अलावा 2-4 रुपया और अधिक दे देती ना। निर्मला को अपनी इस बदकिस्मती पर अफसोस होता है। अरे ये सब कटिंग वटिंग लड़का सब लिखा हुआ है, तो आप इसको ये नहीं कीजिएगा। ठीक है, चलिए रिवीजन के तौर पे हो रहा है ना, शॉर्टकट में। चलिए अगला है परंपरा का मूल्यांकन, रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा किसके लेखक हैं। परंपरा का मूल्यांकन, परंपरा का मूल्यांकन के लेखक रामविलास शर्मा। क्वेश्चन देखिए, परंपरा का मूल्यांकन किसके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है। देखिएगा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। परंपरा का मूल्यांकन जो है उन लोगों के लिए आवश्यक है जो सबसे ज्यादा आवश्यक है, जो सारी रूढ़ियां तोड़ करके क्रांतिकारी साहित्य की रचना करते हैं, अर्थात एक नई साहित्य की परंपरा आरंभ करना चाहते हैं, ये उसके लिए। ठीक है, तात्पर्य है कि जो लोग समाज में बुनियादी परिवर्तन करके वर्गहीन शोषण मुक्त समाज की स्थापना करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए ही परंपरा का ज्ञान होना अति आवश्यक है।